Hello friends, welcome to our YouTube channel Con to Concept, and today we are going to discuss on chapter number 4 Social Science Agriculture. तो let's begin, start करते हैं हम लोग आज का चैप्टर हमारा। 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इसको हम प्राइमरी एक्टिविटी। तो पहले तो हम जल्दी से समझ लेते हैं कि एक्चुअल में प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो होती है जो डायरेक्टली हमको नेचर से प्राप्त होती हैं या नेचर के थ्रू हमको मिलती हैं। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी एक प्रकार की प्राइमरी एक्टिविटी है, क्योंकि ये हमें थ्रू नेचर ही मिल रही है। बिसाइड द फूड ग्रेन्स इट्स ऑल्सो प्रोड्यूस द रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस इंडस्ट्री। कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको कच्चा माल रॉ मटेरियल जो होता है वो प्राइमरी एक्टिविटी ही प्रोवाइड कराती है। प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को प्रोवाइड कराता है। टी, कॉफी, स्पाइसेस, रबर एक्सेट्रा इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड। Types of farming. How many types of farming? There are the three types of farming. The first one is primitive subsistence farming, second is intensive subsistence farming, and third one is commercial farming. अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो कृषि के प्रकार, जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से सुन लें। इसको हिंदी में बोलते हैं कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार कितने होते हैं? एक होता है प्रारंभिक प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है उसको हिंदी में प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। दूसरा जो है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, उसको कहते हैं गहन जीविका निर्वाह कृषि। और तीसरा है कमर्शियल फार्मिंग, जिसको वाणिज्य वाणिज्य कृषि बोलते हैं। तो अब तीनों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है वो है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न। हिंदी में स्लैश एंड बर्न को बोलते हैं कर्तन दहन प्रणाली एग्रीकल्चर। It depends upon the monsoon, natural fertility of the soil, suitability of the other environmental condition to crops grow. Land productivity is the type of the agriculture low as the farmer does not use the fertilizer or the modern input। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर हमको दिखती है कि सबसे पहले तो जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है इसका दूसरा नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसलिए करते हैं कि जो किसान होते हैं वो एक बार जहाँ पे खेती कर लेते हैं तो उसके बाद में जो वहाँ पे जो जगह बचती है उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए वो उस पूरी जगह में आग लगा देते हैं। तो इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। और पंजाब और हरियाणा में हर साल भारत में होने वाला जो सबसे बड़ा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का जो कारण है वो कहीं ना कहीं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को भी माना जाता है। तो ये बेसिकली वो किसान करते हैं जिनके पास छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं, जो ज़्यादा पैसा खेती में लगा नहीं सकते हैं, और उनके पास इरिगेशन के लिए कोई दूसरी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। वो पूरी तरह से मानसून पर डिपेंड होते हैं। वो नेचुरल फर्टिलिटी का खाद वगैरह का यूज़ करते हैं, गोबर वगैरह इससे बस। तो वो क्या करते हैं, नेचुरल फर्टिलिटी का यूज़ करते हैं। उनके पास लैंड प्रोडक्टिविटी ज़्यादा उनको चाहिए नहीं होता, सिर्फ इतना यूज़ करते हैं कि उनका जीवन निकल जाए। तो इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि। लैंड प्रोडक्टिविटी इज टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर लो एज द फार्मर डज नॉट यूज द फर्टिलाइजर। इसलिए यहाँ के ये जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग जो किसान करते हैं वो लोग इसके अंदर फर्टिलाइजर्स या इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते हैं, ना ही वो मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करते हैं। वो स्टिक्स और ये खुरपी वगैरह छोटी मोटी जो आइटम्स होते हैं उसी के द्वारा ये लोग खेती वगैरह करते हैं। और ये कोई मॉडर्न इनपुट्स लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। नाम से ही पता लग रहा है कि ये कैसी फार्मिंग है, प्रिमिटिव। वह वह संसाधन जो कि बहुत ही पुराने तौर तरीके से होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। उसके बाद आता है इंटेंसिव। अब ये क्या है, इसका थोड़ा सा मॉडर्न आउटपुट है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग का। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज व्हेन द पॉपुलेशन प्रेशर इज लैंड ऑन हाई। बेसिकली ये कहाँ पे होती है, ये वहाँ पे होती है जहाँ पे जैसे कोई शहर है उसके पास का, जैसे वहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन का प्रेशर अर्थ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ये की जाती है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। द हाई अमाउंट ऑफ द बायोकेमिकल इनपुट इरिगेशन यूज फॉर द हायर प्रोडक्शन। तो वहाँ ये जो किसान करता है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, जो किसान करता है वो कोशिश करता है कि उसको अपनी ज़मीन से ज़्यादा आउटपुट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्रॉप उगे। तो इसलिए वो क्या करता है, बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ करता है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करता है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करता है। इसलिए वो क्या कोशिश करता है कि वो अपनी खेती से ज़्यादा प्रोडक्शन की आउटपुट कर सके, कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोडक्टिविटी मिले। उसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। मतलब वह फार्मिंग जो सिर्फ व्यापार के लिए की जाती है, कमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग हम कह सकते हैं कि फार्मिंग का कमर्शलाइजेशन वाणिज्य के लिए कमर्शली जो खेती की जाती है। तो ये वो फार्मर्स करते हैं यूज द हाई डोज ऑफ द मॉडर्न फूड्स। पहली बात तो इसमें सबसे ज़्यादा कैपिटल लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इसके लिए। एंड द हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, सबसे पहले हमको याद रखने वाली चीज़ है कि इसमें कौन से सीड्स का यूज़ किया जाता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का, इसमें HYV सीड्स का यूज़ किया जाता है। एंड केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इन द ऑर्डर ऑफ द ऑप्टेन द हायर प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे जो किसान होता है वो बेसिकली क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले उसको अपनी खेत से ज़्यादा वो इनकम जनरेट कर पाए। इसलिए वो मॉडर्न आउटपुट्स का यूज़ करता है, HYV सीड्स का यूज़ करता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करता है।
प्लांटेशन फार्मिंग द टाइप ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग विच इज द सिंगल क्रॉप ऑन द लार्ज एरिया। कोई एक सिंगल क्रॉप को बहुत ही बड़े, जैसे कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाओगे तो वहाँ पे जैसे कि हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पे चाय के बागान हैं, तो वहाँ पे पूरे एक बहुत भी बड़े बड़े एरिया में सिर्फ और सिर्फ चाय की ही खेती होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, प्लांटेशन क्रॉप का यूज़ करते हैं, और वो बेसिकली खुद तो इतनी ज़्यादा चाय का यूज़ करते नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ को, और वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो कमर्शलाइजेशन है फार्मिंग का, वो पैसा बनाने के लिए या फिर आप कह सकते हो उसको व्यापार के लिए वो लोग वो फार्मिंग करते हैं। तो उसको तो तीन प्रकार की हमने फार्मिंग पढ़ी यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज प्रिमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग, सेकंड इज इंटेंसिव एंड कमर्शियल फार्मिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि एंड वाणिज्य। नेक्स्ट, क्रॉपिंग पैटर्न। भारत का क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है? दे आर द थ्री क्रॉपिंग सीजन। भारत में तीन क्रॉपिंग सीजन हैं। द फर्स्ट वन इज रबी, रबी, खरीफ एंड जायद। तो भारत के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के अंदर कितने क्रॉपिंग पैटर्न है, तो दे आर द थ्री क्रॉपिंग पैटर्न आर देयर फाउंड इन इंडिया। द फर्स्ट वन इज रबी, सेकंड इज खरीफ एंड जायद। तो हमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि रबी कब बोई जाती है, कब कब काटी जाती है, खरीफ कब काटी जाती है और कब उसको काटा जाता है। तो रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर। तो रबी क्रॉप हमको याद रखना है कि जो रबी क्रॉप है वो कब बोई जाती है, वो विंटर्स में बोई जाती है, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। और हार्वेस्ट मतलब काटी जाती है समर, लाइक अप्रैल टू जून। तो हमें ये याद रखना है कि जो रबी क्रॉप है दे आर द सोन इन विंटर एंड अक्टूबर टू दिसंबर, एंड हार्वेस्टेड जो काट ली जाती है, वो क्रॉप काटी जाती है गर्मियों के अंदर फ्रॉम अप्रैल टू जून। खरीफ क्रॉप आर ग्रोन ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून। मतलब खरीफ क्रॉप भारत में मानसून आते ही, उस जगह पे मानसून आते ही, मानसून आने के साथ ही लगभग उसको बो दी जाती है, और ये काटी जाती है सितंबर टू अक्टूबर में। तो खरीफ क्रॉप ऑनसेट ऑफ मानसून, और साथ के साथ काटी जाती है सितंबर टू अक्टूबर में काटी जाती है। जायद का सीजन क्या होता है? जायद सीजन कम इन द बिटवीन रबी एंड खरीफ। तो ये जो रबी क्रॉप है और जो खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच का जो सीजन है उसको जायद सीजन कहते हैं। तो जायद रबी आधा खरीफ एंड सीजन दिस इज द शॉर्ट ड्यूरिंग समर मंथ। तो ये कब होता है? जैसे कि गर्मियों के दिनों के अंदर जब वो वाटरमेलन एंड ककम्बर और ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये जायद की ही खेती होती है। इन स्टेट्स लाइक द असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, दे आर द थ्री टाइप ऑफ द पैडी। धान की, जिसको हम चावल की कृषि बोलते हैं, उसमें ऊस, आमान एंड बोरो के नाम से ज़्यादा ग्रोन इन ईयर। तो वहाँ पे तीन नाम से जानी जाती है। रबी मेजर क्रॉप, रबी की मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है? एक तो वीट है, मार्ले है, पीस है, मटर, ग्राम, चना एंड मस्टर्ड, सरसों। खरीफ, अब जो खरीफ की खेती है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कि कौन कौन सी वहाँ पे खेती की जाती है। रबी के अंदर होती है वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। और खरीफ की जो मेन कृषि होती है उसके अंदर होता है पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। तो हमें ये सारी की सारी क्रॉप ध्यान रखनी है कि रबी के अंदर कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, रबी कब बोई जाती है, कब हार्वेस्ट की जाती है, खरीफ क्रॉप के अंदर कौन कौन से क्रॉप्स आती हैं, जो खरीफ क्रॉप है वो कब सोन की जाती है, कब बोई जाती है, और कब हार्वेस्टेड, कब उसको काट लिया जाता है। जायद के अंदर मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है? ये जायद एक छोटा छोटा सीजन होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा सीजन नहीं होता है। इसके अंदर बेसिकली कौन कौन सी खेती की जाती है? वाटरमेलन की होती है, मस्क मेलन की होती है, ककम्बर की होती है, वेजिटेबल की होती है, फॉडर की होती है, और शुगर केन की होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि भारत की मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है। द मेजर फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया आर राइस, वीट, मिलेट्स, पल्स, टी, कॉफी एक्सेट्रा। तो भारत की जो मेजर क्रॉप्स हैं वो है, पहला राइस, वीट, मिलेट्स, pulses, tea, coffee, etc. तो राइस इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना। चाइना के बाद में भारत का दूसरा नंबर है चाय क्या सॉरी माफ कीजिएगा, राइस उगाने में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नंबर है। इट ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एनिया नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है। कोस्टल एरियाज आर द डेल्टिक रीजन, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट and the western Uttar Pradesh are the part of Rajasthan have also started the growing rice with the help of the canal irrigation system। देखिए क्या कह रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो यह है कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा राइस उगाया जाता है, और सम पार्ट ऑफ कोस्टल एरिया की बात करें, और कहाँ कहाँ उगाई जाती है भारत में राइस की जो खेती की जाती है, वो पंजाब में है, हरियाणा में है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पे क्या इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और राइस को पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए होती है।
अब जो ये राइस की खेती है, ये राजस्थान के कुछ पार्ट में भी की जा रही है, क्योंकि राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी जो कैनाल सिस्टम की वजह से इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, और जहाँ जिन जो लोग ट्यूबवेल्स को अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग अब राइस की खेती करना स्टार्ट कर रहे हैं, राइस की खेती करते हैं। वीट, दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप। तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वीट भी दूसरे नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, तो हमको नाम याद रखना है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आर द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो कौन कौन सी जगह पे वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा वीट को प्रोड्यूस करते हैं, सबसे ज़्यादा उगाते हैं भारत के अंदर? पहला है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्राउंड इन इंडिया। तो हमको ध्यान रखना है कि ज्वार, बाजरा और रागी जो है वो इम्पोर्टेंट मिलेट्स हैं जो कि इंडिया में उगाई जाती है। दीज आर नोन एज द कोर्स ग्रेन, बट दे हैव द वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, और इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है मिलेट्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा होती है, ज्वार, बाजरा, रागी के अंदर। मेज, मेज मतलब मक्का, कॉर्न, इट रिक्वायर्स द टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। हमें यह ध्यान रखना है कि मेज को उगाने के लिए लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान या टेम्परेचर चाहिए होता है। इट ग्रोज एज द वेल एंड द ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। कौन सी सॉइल के अंदर उगता है ये मक्का? ओल्ड एल्यूवियल सॉइल के अंदर उगता है। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका। कहाँ कहाँ ये उगता है? ये उगता है मेज जो मक्का है वो उगाया जाता है भारत के अंदर कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो ये इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, हमको नाम याद रखने हैं। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश आर द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ मेज या कॉर्न, मक्का हम कह सकते हैं। इसको उगाने के लिए लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए होता है। और हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि मक्का उगाने के लिए, मेज़ उगाने के लिए लगभग जो उसका क्रॉपिंग पैटर्न वो इस प्रकार का है कि उसमें ओल्ड एल्यूवियल सॉइल के अंदर ही ये उगाया जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट, जो चौथे नंबर की सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है वो है पल्सेस, दाल। इन इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल द कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस। इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दालों का वर्ल्ड के अंदर, लेकिन सबसे बड़ा कंज्यूमर भी भारत ही है दाल खाने के अंदर। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल द कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस इन वर्ल्ड। मेजर पल्सेस दैट्स आर ग्रोन इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर कौन कौन सी प्रकार की दालें उगाई जाती हैं? इसमें तूर है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, पीस है, मटर है एंड ग्राम है। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, तो हमको दूसरी जो चीज़ याद रखनी है कि कौन कौन से वो स्टेट्स हैं जो दाल उगाने में सबसे अग्रणी श्रेणी में है या मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, लाइक द एमपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो हमको क्या याद रखना है कि भारत के अंदर कौन कौन सी दालें उगाई जाती हैं? तो इन सबसे पहले हम वापस रिवाइज करते हैं कि इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है दाल का और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमको याद रखना है कि भारत के अंदर कौन कौन सी दालें उगाई जाती है। मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर तूर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, ग्राम। और कौन कौन से वो स्टेट्स है जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, जो सबसे ज़्यादा दाल उगाने की अग्रणी श्रेणी के अंदर आता है? मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स अगर दाल आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो ये हमारी मेजर क्रॉप्स थी जिसके अंदर भारत के अंदर 4-5 मेजर क्रॉप्स है, लाइक राइस, वीट, मिलेट्स, पल्स, टी एंड कॉफी एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट हम आते हैं फूड क्रॉप्स एंड अदर ग्रेन। अब अनाज के अलावा कौन कौन सी खेती की जाती है भारत के अंदर, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आती है कमर्शियल क्रॉप का नाम के अंदर आती है जिसको बोलते हैं हम शुगर केन। इट इज़ द ट्रॉपिकल एज वेल द सब ट्रॉपिकल रीजन। इट ग्रोन द वेल हॉट एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट। तो इसके उगने के लिए कैसा क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है? तो क्लाइमेटिक कंडीशन हमको यहाँ पे बताई गई है कि इसको उगाने के लिए सबसे पहला तो हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। ह्यूमिड क्लाइमेट और हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट। तो दूसरी जो पॉइंट हमको याद रखना है कि शुगर केन के अंदर भारत का जो स्थान है प्रोड्यूसिंग स्टेट नेशन के अंदर, कंट्री के अंदर, तो भारत दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर केन का, आफ्टर द ब्राज़ील। तो हमको ये पता लग गया कि ब्राज़ील फर्स्ट नंबर का प्रोड्यूसर है शुगर केन का इन वर्ल्ड, और इन वर्ल्ड अगर हम भारत की बात करें तो भारत दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर केन का। द मेजर शुगर केन, द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अब हमें वो शुगर केन जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है तो वो कौन कौन से राज्य हैं याद रखना है हमको। दीज स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। तो हमें क्या क्या याद रखना है, कौन कौन से मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, लाइक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा।
तो हमने क्या पढ़ा कि जो शुगर केन है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, इसको उगाने के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया ब्राज़ील के बाद दूसरे दूसरे सबसे बड़े नंबर का प्रोड्यूसर है इन वर्ल्ड। दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा गन्ना उगाने वाले देशों की श्रेणी के अंदर आता है। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट, भारत के अंदर वो स्टेट जो सबसे ज़्यादा गन्ना प्रोड्यूस करते हैं, लाइक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा आर द स्टेट ऑफ मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ शुगर केन। नेक्स्ट, ऑयल सीड्स, वो सीड जिससे ऑयल हम निकालते हैं। ये डेटा 2015 का है। इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना। तो हमको याद रखना है ग्राउंडनट के लिए चाइना के बाद भारत की जो स्थिति है प्रोड्यूस करने की, वो सेकेंड नंबर की है। मैन ऑयल सीड प्रोड्यूस इन इंडिया ग्राउंडनट। कौन कौन से हमारे पास ऑयल सीड्स हम लोग उगाते हैं? पहला है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड्स एंड कॉटन सीड्स, लिंसीड्स एंड सनफ्लावर। तो हमको नाम याद रखना है कि हम जो भारत के अंदर उगाए जाने वाले ऑयल सीड्स हैं, कौन कौन से सीड्स उगाए जाते हैं। पहला है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीशम, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड्स, कॉटन सीड्स, लीन सीड्स एंड सनफ्लावर। ग्राउंडनट इज द खरीफ क्रॉप। तो हमको ये भी याद रखना है कि जो ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट कौन सी क्रॉप है? ग्राउंडनट खरीफ क्रॉप है। And accounts for the about the half of the major oil seed produced in the country. गुजरात was the largest producer of the groundnut flowed and followed by the राजस्थान। तो हमको ये भी याद रखना है कि गुजरात सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट है ग्राउंडनट का, फॉलोड बाय द राजस्थान, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। तो राजस्थान में भी उगता है, तमिलनाडु में भी उगता है, महाराष्ट्र में, लेकिन इन तीनों स्टेट से सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट स्टेट जो मतलब हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ग्राउंडनट को, तो वो है गुजरात। तो ये ऑयल सीड की बात हो गई। अब हम आते हैं एक और कमर्शियल क्रॉप को जिसको बोलते हैं टी। टी बेसिकली बेवरेज क्रॉप है। वह बेवरेजेस क्रॉप उसको क्रॉप को बोलते हैं जो बेसिकली पीने के लिए यूज में लेते हैं हम लोग, जैसे कि टी, कॉफी। इट इज़ द बेवरेज एंड द बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इंडिया इनिशियली द ब्रिटिशर्स। तो बेसिकली जो भारत के अंदर जो टी को बताया गया था, जो लाया गया था, वो ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स से पहले यहाँ पे टी का चलन था नहीं, टी क्रॉप थी नहीं यहाँ पे। इट वॉज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर द चाइना। तो यहाँ पर भी 2000 के डेटा के हिसाब से चाइना के बाद में भारत की स्थिति टी के अंदर दूसरे नंबर की सबसे लार्जेस्ट है। तो भारत दूसरे नंबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का इन आफ्टर चाइना 2015 के डेटा के हिसाब से। फिर आता है दूसरी बेवरेज क्रॉप जिसको हम बोलते हैं कॉफ़ी। इंडिया कॉफ़ी इज़ नोन एज द नाइस क्वालिटी इन द वर्ल्ड। जो इंडिया की उगाई गई कॉफ़ी है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अच्छी हाई क्वालिटी की मानी जाती है। द अरेबिका वेराइटी, तो जो कॉफ़ी की जो अरेबिका वेराइटी की जो कॉफ़ी है, विच इज़ द ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के अंदर सबसे जो हायर क्वालिटी की जो कॉफ़ी मानी जाती है वो अरेबिका वेराइटी की होती है। तो हमें याद रखना है जब भी हम कॉफ़ी का क्वेश्चन आता है कॉफ़ी से रिलेटेड, तो हमको ये मेंशन करना है कि अरेबिका वेराइटी विच इज़ द ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोड्यूस इन इंडिया। तो इंडिया में उगाई जाने वाली अरेबिका वेराइटी की जो कॉफ़ी है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की मानी जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। इट्स कल्टिवेटेड वॉज इंट्रोड्यूस द बाबा बुडान हिल्स। और कहाँ पे इसको उगाया जाता है? इट्स कल्टिवेटेड एंड इंट्रोड्यूस ऑन द, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाबा बुडान हिल्स के ऊपर। नेक्स्ट अपन चलते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती क्या है? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वो होती हैं जिसके अंदर फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की खेती की जाती है। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। यहाँ के इसके अंदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के एरिया के अंदर भी भारत की स्थिति दूसरे नंबर की है वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल अगर कहीं उगते हैं तो वो भारत के अंदर उगते हैं, एंड वेजिटेबल आफ्टर द वर्ल्ड चाइना। तो कहीं ना कहीं चाइना का जो एरिया है, चाइना का एरिया भी भारत से ज़्यादा है, इसलिए उसका जो प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन है वो ज़्यादा ही है, इसलिए वो भारत से फर्स्ट नंबर पे आता है हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स के अंदर भी। मैंगोज आर ग्रोन इन द महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो हमको याद रखना है कि जो आम है, मैंगोज हैं, वो कहाँ पे उगाए जाते हैं? मैंगोज आर ग्रोन इन बेसिकली महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो हमें ये स्टेट्स का नाम याद रखना है। जो आम की खेती सबसे ज़्यादा जो की जाती है वो की जाती है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस और नागपुर, चेरापूंजी, मेघालय आर फेमस, चेरापूंजी एंड नागपुर। बनानाज आर ग्रोन इन केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। बेसिकली ये कोस्टल एरियाज वाले एरिया में बनाना उगाए जाते हैं।
महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला। लीचीज एंड गुआवाज आर ग्रोन इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी क्रॉप उगाई जाती है? उत्तर प्रदेश एंड बिहार के अंदर लीची एंड गुआवा, जो कि हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। पाइनएप्पल आर ग्रोन इन मेघालय, ग्रेप्स इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड एप्पल्स, पियर्स इन नाशपाती, पियर्स मीन्स नाशपाती, एप्रिकोट्स एंड वॉलनट्स आर जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। तो ये ठंडे प्रदेशों के अंदर उगाए जाते हैं, जैसे कि एप्रिकोट्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, कैश्यू हो गए। तो ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल जैसे ठंडे प्रदेशों में उगाए जाते हैं। इनको ठंडे प्रदेशों की आवश्यकता होती है, ये वहीं ऐसी जगहों पर ही उगाए जाते हैं ये ऐसे ही। तो हमने क्या क्या देखा कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वो होती हैं जिसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की खेती की जाती है। तो चाइना के बाद में भारत की जो स्थिति है इसके अंदर वो दूसरे नंबर की है 2015 के डेटा के हिसाब से। और जो आम उगाए जाते हैं वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर उगाए जाते हैं। ऑरेंजेस नागपुर, चेरापूंजी, मेघालय वहाँ के फेमस हैं। बनानास कहाँ उगाए जाते हैं? केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लीची जो उगाई जाती है वो उत्तर प्रदेश एंड बिहार की है। पाइनएप्पल कहाँ पे उगाए जाते हैं? ग्रोन इन मेघालय। जो ग्रेप्स हैं वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड एप्पल जो होते हैं, पियर्स जो होते हैं, एप्रिकोट्स हैं, वॉलनट्स हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। आगे चल। तो अभी तक जो भी हमने फसलों को या क्रॉप्स को डिस्कस किया वो सारी फसलें खाने वाली या पीने वाली फसलें थी, जिनको खाद्यान्न फसलें, ईटेबल क्रॉप्स होती हैं वो। अब जो हम क्रॉप्स की बात करेंगे वो इंडिया में वो क्रॉप्स हैं जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं, जिनको हम खाते नहीं हैं लेकिन इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। तो जो सबसे पहला आता है वो आता है रबर क्रॉप। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। सबसे ज़्यादा कच्चा माल कई इंडस्ट्रीज़ को कच्चा माल जो प्रोवाइड कराता है वो रबर इंडस्ट्री ही, रबर के थ्रू ही होती है, रबर क्रॉप के थ्रू ही होती है रॉ मटेरियल। तो ये कई इंडस्ट्रीज़ का कच्चा माल है इंपॉर्टेंट। इट इज़ मेनली ग्रोन इन, कहाँ कहाँ ये उगाई जाती है? सबसे पहला है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है बोर्ड के हिसाब से। और रबर रबर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। रबर रबर का जो क्रॉप है वो टायर एंड ट्यूब इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। दूसरा आता है फाइबर क्रॉप। कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द फोर मेजर फाइबर क्रॉप्स। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क ग्रोन इन इंडिया। द फर्स्ट थ्री आर डेरिवेड फ्रॉम द क्रॉप ग्रोन इन सॉइल। तो ये जो फर्स्ट थ्री है 1, 2 एंड 3, तो ये किस में उगाई जाती है? ये तीनों सॉइल्स के अंदर उगाई जाती हैं। और जो नेचुरल सिल्क है वो हमको एक कीड़े कोकून से मिलता है, उसके अंदर कोकून होता है। ये रहा। दस लेटर द ऑप्टेन द फ्रॉम द कोकून द सिल्क वॉर्म, और सिल्क वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। सिल्क वॉर्म फेड द ऑन द ग्रीन लीव्स स्पेशली फॉर द मलबरी। कहने का मतलब ये है कि ये जो सिल्क वॉर्म्स होती हैं इनको शहतूत के पत्तों पे मतलब पाला जाता है। शहतूत के पत्तों पे ये रहती है, शहतूत के पत्ते खाती हैं और इनको कुछ समय बाद में जब इनकी वो पीरियड आ जाता है, वो एक इसका स्पेसिफिक पीरियड होता है, उसके अंदर इनको बॉयल पानी में मार दिया जाता है और फिर उसमें से सिल्क निकलता है। फिर होता है जो इम्पोर्टेंट है वो क्रॉप है जैसे कि कॉटन। इंडिया इज बिलीव टू बी अ ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। तो सबसे पहला तो ये माना जाता है कि जो भारत है, भारत में ही कॉटन प्लांट का जो है उद्भव हुआ है, स्टार्टिंग भारत के अंदर ही ओरिजिनली हुई है। कॉटन ग्रोन वेल इन द पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल डेक्कन प्लेटू। तो ये हमें पता है कि ये सॉइल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो कॉटन सॉइल है, जो कॉटन सॉइल है जिसको मतलब ब्लैक सॉइल, कॉटन जो है वो किसके अंदर उगती है? ब्लैक सॉइल के अंदर उगती है। और ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी के नाम से भी जाना जाता है। फिर जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है जूट। फर्स्ट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। सबसे पहली चीज हमको चीज याद रखनी है कि जूट को क्या बोला जाता है? गोल्डन फाइबर बोला जाता है। साथ के साथ वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, असम, उड़ीसा, मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। ड्यू टू द हाई कॉस्ट, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट की वजह से, अब क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स की वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी लोग इसको उगाना पसंद नहीं करते हैं। इट इज़ लूजिंग द मार्केट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स आर द पैकेजिंग मटेरियल पर्टिकुलरली द नायलॉन। अब कुछ सिंथेटिक फाइबर्स ने इसकी जगह ले ली है, जैसे कि नायलॉन है, तो इसलिए जूट का जो मार्केट है वो थोड़ा सा डाउन हो गया है। और क्योंकि जूट जो है वो थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है, इसका रीज़न ये भी है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। क्या क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए, क्या क्या टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुए हमारे भारत के अंदर एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, वो हम इसके अंदर कवर करते हैं। Technology and institutional reform, collectivization and consolidation of the holding, cooperation and the abolition of the जमींदारी were given the priority। सबसे पहला तो जो ध्यान दिया गया वो ध्यान दिया गया
कि जो जमींदारी प्रथा थी, जमींदारी सिस्टम था, उसको अबलिश किया गया और अबलाइश किया गया, मतलब उसको खत्म करने की कोशिश की गई. वी वर गिवन प्रायोरिटी लैंड रिफॉर्म एंड द मैन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1951 टू 1956. तो सबसे पहले हमको जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान भारत के अंदर बना था, आज़ाद भारत का, वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था 1951 से 1956. कंट्रीब्यूट टू द एग्रीकल्चर, द नेशनल इकोनॉमी एंड द एम्पावरमेंट, एंड कंट्रीब्यूशन टू द एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट. तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इकोनॉमी के अंदर, और उसी की वजह से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट डेवलप होते हैं. क्योंकि अगर कच्चा माल नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो कैसे सर्वाइव करेंगी. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है. और भारत का लगभग 60 से 65%, लगभग पहले 70 था, अभी 65-67% जो हिस्सा है वो आज भी खेती पर ही डिपेंड करता है. फिर जो आता है वो आता है भूदान ग्रामदान. ये एक मूवमेंट था, भूदान ग्रामदान मूवमेंट. ये इनिशिएट किया गया था गांधीयन आचार्य विनोबा भावे. तो आपको नाम याद रखना है, 1951 के अंदर ये इन्होंने इनिशिएट किया था. विनोबा भावे ने इनको इस मूवमेंट को इनिशिएट किया था, जिसको लैंड गिफ्ट मूवमेंट कहा गया, विच इज़ नोन एज द ब्लड लेस रिवोल्यूशन. इसमें कुछ भी नहीं हुआ था, इसमें सिर्फ एक छोटा सा एक जिक्र है, हिस्ट्री के अंदर आता है कि क्या हुआ था कि जो विनोबा भावे थे ये गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे. और इन्होंने, इनके पास में कुछ किसान आए कि हम कैसे सरवाइव करेंगे, हमको ज़मीनें चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि हम लोग भी हमारा रोजी रोटी निकाल सकें. तो वहाँ पे इस सभा के अंदर श्री रामचंद्र रेड्डी थे. उन्होंने 80 एकड़ भूमिहीन किसानों को अपनी खुद की 80 एकड़ ज़मीन को गिफ्ट किया था, दान देने की बात कही गई थी. तो उसी से ही ये एक रेवोल्यूशन, एक मूवमेंट निकला, जिसको भूदान ग्रामदान के नाम से जाना जाता है. उसको ब्लड लेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ब्लड लेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं. द ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट्स इन 1960. तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, 1960 के अंदर हुआ था. द अडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न मेथड. तो हमने क्या अडॉप्ट किया, हमने कुछ मॉडर्न मेथड्स को अडॉप्ट किया, कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए, सच एज द हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स. हमने क्या यूज़ करना स्टार्ट कर दिया खेतों के अंदर, हमने HYV सीड्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिए. हमने ट्रैक्टर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, पेस्टिसाइड्स एंड द फर्टिलाइजर्स, हमने ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आउटपुट देने लग गए अब हमारे खेतों के अंदर. जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से हमने देखा कि भारत को कई चीज़ों पे निर्भर रहना पड़ता था दूसरे देशों के ऊपर. अब भारत खुद एक्सपोर्ट करता है उन चीज़ों को बाहर के देशों के लिए. तो जिसमें बेसिकली पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, तो इनके कई इलाकों में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आए थे. ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था इन जगहों पर. वाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, लॉन्च ऑन 13 जनवरी 1970, was the world largest dairy development program. तो ये एक प्रोग्राम, अब ये हालांकि जो डेयरी सेक्टर है ये भी प्राइमरी एक्टिविटी का ही सेक्टर है, तो इसके डेवलपमेंट के लिए भी ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, जो कि 13 जनवरी 1970 के लिए स्टार्ट हुआ. ऐसा माना जाता है कि 13 जनवरी 1970 में इसकी स्टार्टिंग हुई. वर्ल्ड लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है इसको. लैंडमार्क प्रोजेक्ट नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वो इंट्रोड्यूस द इम्प्रूव द लॉट ऑफ द इंडियन कल्चर. डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने की कोशिश की गई. किसके द्वारा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा. फिर आया, ये कुछ स्कीम्स थी जिनके द्वारा किसान को हेल्प करने की कोशिश की गई थी सरकार की. तो सबसे पहली थी किसान क्रेडिट कार्ड, KCC. फिर होता है नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन 1988. तो ये दोनों पॉइंट्स अपन को ध्यान रखना है. तो सबसे पहला है कि किसान क्रेडिट कार्ड लागू किया गया सरकार द्वारा, कि किसान क्या कर सकता था, अपनी ज़मीन के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड से बैंक में जाके लोन अप्लाई कर सकता था, लोन ले सकता था, पैसे ले सकता था. फिर जो नाबार्ड था वो क्या, नेशनल बैंक एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, जो कि कब लॉन्च किया गया था, 1988 में लॉन्च किया गया था. एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PAIS, ये कब लॉन्च हुई थी, जुलाई 2001 में लॉन्च किया गया था. पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PIS 7, मतलब इसको जुलाई 2001 में लॉन्च किया गया था. आर द सम स्कीम इंट्रोड्यूस टू द बेनिफिट्स टू द फार्मर. मतलब किसान की फ़ायदे के लिए कुछ स्कीम्स थी जो सरकार ने इनिशिएट की. तो कौन कौन सी स्कीम्स थी, सबसे पहला था किसान क्रेडिट कार्ड. फिर दूसरी जो एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएगी, नेशनल बैंक एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, 1988 के अंदर उन्होंने कौन सी एक स्कीम डेवलप की, उन्होंने PAIS, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम को डेवलप किया. The Kisan Credit Card scheme was introduced in 1988 for the issue of the Kisan Credit Card to the farmers to the basis of the holding uniform adoption of the bank. There the farmers may be used there the ready purchase agriculture inputs like the seed, fertilizer.
तो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू क्या किसान को फ़ायदा होने लगा कि अब वो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी पैसे वैसे के लिए। तो वो क्या कर सकता था, मॉडर्न आउटपुट्स या अपनी खेती, अपनी जितनी उसके पास ज़मीन है उतना वो पैसा ले सकता था। और उसके साथ ही वो क्या कर सकता था, फर्टिलाइज़र, सीड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके वो सारी चीज़ें खरीद सकता था अपनी ज़मीन के लिए। तो इससे किसान को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा स्टार्ट होना हुआ। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म थे जो इनिशिएट किए गए फॉर द फार्मर्स। सबसे पहला तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमको याद रखना है 1951 से 1956 तक। फिर भूदान ग्राम दान, जिसको लैंड गिफ्ट मूवमेंट किसने इनिशिएट किया था, विनोबा भावे ने किया था 1951 के अंदर। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के अंदर। फिर वाइट रेवोल्यूशन 1970 के अंदर इनिशिएट किया गया। वाइट रेवोल्यूशन था दूध के उत्पादों के लिए, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए था। ग्रीन रेवोल्यूशन जिसके अंदर हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का, ट्रैक्टर्स, मॉडर्न इनपुट का यूज़ किया जाने लगा। फिर कुछ स्कीम्स जो हमने पढ़ी जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, फिर हमने PIS स्कीम पढ़ी जिसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम जो कि 7 जुलाई 2001 में इनिशिएट की गई। फिर किसान क्रेडिट कार्ड का हमने समझने की कोशिश की कि किसान कैसे इस कार्ड का यूज़ करके बैंक से पैसा ले सकता है और साथ के साथ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और सीड्स का यूज़, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स खरीद सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी। सब्सिडेटली द फर्टिलाइजर डिक्रीज द लीडिंग इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। देखिए क्या होता है, जो किसान होते हैं उनको कुछ सब्सिडी मिलती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मतलब कुछ सीड्स एंड फर्टिलाइजर पे, लेकिन जैसे जैसे सब्सिडी गिरती जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी फार्मर्स की बढ़ती जाती है। फार्मर्स एंड विड्रॉइंग द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द एग्रीकल्चर कॉजिंग द डाउनफॉल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। कहीं ना कहीं ये बात सही है, जो एग्रीकल्चर में जो मॉडर्न आउटपुट्स की वजह से उसमें महंगाई भी बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो उसकी वजह से जो ज़्यादातर किसान है वो क्या आजकल खेती करना नहीं चाह रहे हैं। Establishment of the Indian Council of Agriculture Research, Agriculture University, Veterinary Services and the Animal Breeding Centers, Horticulture Development, Research Development of the Field to Meteorology, the weather forecast, etc. वह ये सभी जो इंस्टीट्यूशन थे दे वर गिविंग द प्रायोरिटी फॉर द इम्प्रूविंग द इंडियन एग्रीकल्चर। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन करना है, उसको कई तरीके से सुधार की आवश्यकता है। तो जो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च जो बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया। साथ के साथ कुछ फोरकास्टिंग का भी बनाया गया कि कब बारिश ज़्यादा हो जाएगी, कब फ्लड आने के चांसेस है, तो कब सूखा पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने की कोशिश करी गई कि ताकि हम एग्रीकल्चर के अंदर कुछ रिफॉर्म कर सकें। इन 1947 एग्रीकल्चर काउंटेड द 50% 54% GDP। जब हम आज़ाद हुए थे तो भारत की इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर का लगभग 54% का योगदान था, लेकिन अगर हम 2017 की बात करें इट्स जस्ट अबाउट 16%, बट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस 60% इंडिया डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर एट द लिविंग। जब भारत आज़ाद हुआ था तो लगभग ज़्यादातर जो लोग थे वो कहीं ना कहीं प्राइमरी एक्टिविटी या एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते थे। जब सर्विस सेक्टर का इतना डेवलपमेंट नहीं था, सेकेंडरी सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनका इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। ये हम कुछ डेटा से समझने की कोशिश करते हैं कि 2009 के अंदर ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये जो ब्लू से शो हो रहा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ 16.74% था। वहीं अगर मैं बात करूं आज 2019 के डेटा की तो ये गिरकर सिर्फ 15% पे आ गया है, तो 15.96% पे आ गया है। तो हमको समझ में आ रहा है कि कई लोग क्या हो रहे हैं आजकल, खेती नहीं करना चाह रहे हैं, वो खेती जैसे ऑक्यूपेशन से निकल गए हैं, वो उसको एज ऑक्यूपेशन छोड़ चुके हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो GDP में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो गिरता जा रहा है। फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एज द डिफाइंड बाय द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन फूड सिक्योरिटी को कैसे डिफाइन करता है, कम्युनिटी एज द वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी मीन्स द ऑल पीपल, सभी लोगों को एट द ऑल टाइम have the physical, social, economic access to the sufficient, safe and nutritious food। क्या कह रहा है कि सभी, यूनाइटेड नेशंस कहता है कि सभी लोगों को सभी टाइम बहुत ही सस्ता, सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशन फूड अवेलेबल होना चाहिए उस देश के अंदर। डाइटी नीड्स टू एक्टिव द हेल्दी लाइफ, ताकि वो अपने वहाँ के लोग हेल्दी लाइफ जी सकें। नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम कंटेन 2 कंपोनेंट। भारत का जो नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम है वो 2 कंपोनेंट्स में बटा हुआ है। पहला है बफर स्टॉक, दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पहला है बफर स्टॉक, दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम PDS कहते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, तो फुल फॉर्म याद रखना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड FCI प्रोड्यूसेस द फूड ग्रेन्स ऑफ द फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट अनाउंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब क्या होती है, जो गवर्नमेंट होती है फसल कटने से पहले ही एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस लॉन्च कर देते हैं कि हम किसानों से लगभग इस प्राइस पे हम
फसल खरीद लेंगे, where the distribution installed by the public PDS and consumers are divided into the two categories। तो सरकार क्या करती है, उनसे सारा का सारा अनाज या जो भी वो क्रॉप उगाते हैं वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद लेती है उन लोगों से, और क्या करती है वो जो भारत के लोग हैं उनको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उनने दो कैटेगरी में बांटा गया है पीडीएस सिस्टम को। सबसे पहला है ब्लो पॉवर्टी लाइन, वो लोग जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, ब्लो पॉवर्टी लाइन। तो उन लोगों का क्या है कि अनाज बहुत ही कम प्राइस में या ना के बराबर प्राइस में दिया जाता है, बीपीएल में फ्री में भी दिया जाता है कई बार, या बहुत कम मिनिमल प्राइस में दिया जाता है। तो सबसे पहला है ब्लो पॉवर्टी लाइन। दूसरा है एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन। अबव पॉवर्टी लाइन को थोड़ा सा कंपैरिजन में बीपीएल से थोड़ा सा ज़्यादा महंगा दिया जाता है। तो अगर कंज्यूमर्स की अगर मैं बात करूं तो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो गवर्नमेंट है वो अनाज जो देती है वो दो पार्ट में देती है, एक तो बीपीएल लोगों को देती है और एपीएल राशन कार्ड धारक जो होते हैं वो एपीएल में होते हैं और एक बीपीएल में होते हैं। बीपीएल मीन लो पॉवर्टी लाइन, बहुत ही ज़्यादा गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति जिनको बहुत ही कम 1 रुपये 2 रुपये किलो के हिसाब से दिया जाता है, और एपीएल वालों को थोड़ा सा महंगा अनाज दिया जाता है। तो यहाँ पे दो सिस्टम पता लगते हैं हमें कि एक एपीएल है और एक बीपीएल है। दूसरा, भारत में फूड सिक्योरिटी सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक बफर स्टॉक है, दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तीसरा, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण हुआ, उसके भारतीय एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि पे क्या क्या इम्पैक्ट हुए, क्या क्या प्रभाव पड़े, वो इसके अंदर हम देखते हैं। अंडर द ग्लोबलाइजेशन स्पेशली द 1990 इंडियन फार्मर्स हैव बीन एक्सपोज द न्यू चैलेंजेस। 1990 के बाद में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसके बाद में क्या क्या चीज़ें, क्योंकि जो बैरियर ट्रेड बैरियर थे वो 1991 के अंदर हट गए थे पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग, एंड हैज़ बीन एक्सपोर्ट द न्यू चैलेंजेस। क्या क्या न्यू, सबसे पहला तो जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन्वेस्टिंग द न्यू हाइब्रिड वेराइटी सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स के ऊपर। अब जो किसान थे वो हाई यील्ड वेराइटी सीड्स खरीदने लगे जो कि थोड़े कंपेरेटिवली महंगे होते थे, लेकिन उसमें ग्रोथ आउटपुट बहुत महंगा होता था। India's rural population, about the 83.8 crore, depends upon the 25 crore approx hectare the agriculture. On average, less than the half of the hectares the per person. इंडियन फार्मर्स टू डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न। अब क्या हुआ, लोग जहाँ पे पहले सिर्फ अनाज उगाया करते थे, बाजरा दाल वगैरह उगाया करते थे, अब वो कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ भी जाने लगे, टू द हाई वैल्यू क्रॉप्स। हाई वैल्यू क्रॉप्स का मतलब है जो उनको कंपेरेटिवली व्हीट अनाज और अनाज है, राई रागी मक्का, इन सब से कंपेरेटिवली ज़्यादा पैसा प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहला है हाई वैल्यू क्रॉप्स। वो कौन कौन सी क्रॉप्स थी जो हाई वैल्यू प्रोवाइड कराती है, प्रोवाइड बाय द हायर रिटर्न सच एज द वेजिटेबल, फ्रूट्स, टिम्बर, फ्लावर एक्सेट्रा। तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, टिम्बर, फ्लावर। तो अब जो किसान है वो ऐसी खेती करने लगा जिसमें उसका इनपुट तो कम हो लेकिन उसका जो फायदा है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो वो जो इंडियन फार्मर्स हैं वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो गए, थोड़ा सा उन्होंने डाइवर्ट किया अपने आप को, और कहाँ पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया अब हाई वैल्यू क्रॉप्स के ऊपर। उन्होंने हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाना स्टार्ट कर दी जिसमें उनको ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस हो गए, जिसमें वो क्या क्या उगाते थे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टिम्बर एंड फ्लावर। तो ये कुछ इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन के और इंडियन कल्चर पे। अब इसी चैप्टर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि बोर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला है द इनिशिएटिव टेकिंग बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो हमने अभी पढ़ा था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान बनाया गया था 1951 वाला, उसके अंदर सबसे पहले ज़मींदारी सिस्टम को हटाने की कोशिश की गई। उसके बाद और क्या क्या सिस्टम लाया गया, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडियन एग्रीकल्चर जो कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा। जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस, राइस को उगाने के लिए क्या क्या जोग्राफिकल कंडीशंस होनी चाहिए। व्हाट आर द मिलेट्स गिवन द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन। मिलेट्स को उगाने के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या क्या चाहिए, और मिलेट्स के जो सबसे ज़्यादा ग्रोन कहाँ पे उगाए जाते हैं, उसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कहाँ हैं। व्हाट आर द जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ द शुगर केन। शुगर केन को कौन कौन सी जगह पे उगाया जाता है, कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। दो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स बताने हैं हमको शुगर केन के। डिफरेंशिएट बिटवीन द कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड द सब्सटेंस एग्रीकल्चर। हमको बताना है कमर्शियल एग्रीकल्चर कैसे होता है और सब्सटेंस एग्रीकल्चर, दोनों के अंदर डिफरेंस बताना है, दोनों में डिफरेंस करना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन इंडिया, हमने पढ़ा था अभी पूरा कि कितने टाइप्स की फार्मिंग होती है, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। हाउ मेनी क्रॉपिंग सीजन्स आर देयर फाउंड इन इंडिया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन्स, राबी, क्रॉप, खरीफ। तो तीनों को हमको डिस्क्रिमिनेट। अब हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो इसके एमसीक्यूज हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।